स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सेंटर ऑफ मास। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिकल बॉडीज। ओके, और शॉर्ट ट्रिक दिया था सर ने, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज अगर वो हाफ रहेगा तो। जैसे सेमी सर्कल के लिए, सेमी हेमिस्फीयर के लिए, ठीक है बेटा, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए। इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूस बॉडीज। नाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूस बॉडी सिस्टम। अभी जो बॉडी रहेगा ना बच्चों, वो कंटिन्यूस रहेगा। लेक्चर 1 में क्या डिस्कस किया था? जो बॉडीज था बच्चों, ठीक है ना, वो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे डिस्क्रीट पार्टिकल्स से, अलग अलग पॉइंट्स पे हमने रखे थे और हमने एक पॉइंट को रेफरेंस लेके वहाँ से सेंटर ऑफ मास फाइंड किया था। इन लेक्चर 2 हमने क्या फाइंड किया था? सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिकल बॉडीज। ओके, अब फॉर कंटिन्यूस बॉडी, सपोज अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये रॉड है, बराबर है। अब अगर ये यूनिफॉर्म रॉड रहेगा ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया होगा बच्चों? सेंटर पे होगा। बट ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म रॉड का मतलब क्या बेटा? यहाँ से थीन है और यहाँ से थिक है, बराबर है। मतलब मास क्या हो रहा है बच्चा? चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म में एक ही डिफरेंस क्या होता है पता है बच्चा? कि यूनिफॉर्म में लीनियर डेंसिटी इज कांस्टेंट। क्या बोला बच्चों? यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म रॉड की बात करोगे ना तो उसका लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा। किसके लिए बात करोगे तो बच्चों? यूनिफॉर्म। तो अगर यूनिफॉर्म रॉड देखेंगे ना तो उसका लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट है, जिससे हम क्या कहेंगे? लैम्बडा, लीनियर डेंसिटी। बट जब आप नॉन यूनिफॉर्म की बात करोगे ना बेटा, तो लीनियर डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट। मतलब इसका मास कम रहेगा, फिर धीमे 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 देखेगा ना तो वो मोटा मोटा होते जा रहा है रॉड। क्लियर विद दिस? तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म केसेस। तो जब नॉन यूनिफॉर्म केसेस का कंसेप्ट आएगा तो हमको कैसे फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना? दैट इज फॉर कंटिन्यूस बॉडीज के लिए इनडायरेक्टली, ठीक है। तो अभी कैसे स्टार्ट करेंगे बच्चों? हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूस बॉडीज। ध्यान देना बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर हमको XCM चाहिए, ठीक है, या YCM चाहिए या RCM चाहिए, अगर x सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या अप्लाई करने का? इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई बाई DM अपॉन इंटीग्रेशन DM, बराबर है बच्चों। जो बॉडी कंटिन्यूस रहता है ना तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? इंटीग्रेशन। क्लियर विद दिस? ओके। अब जब बॉडी डिस्क्रीट रहेगा ना, मतलब बिखरा हुआ फैला हुआ, तो हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? समेशन। सिर्फ हम समेशन को किससे रिप्लेस करने हैं बच्चा? इंटीग्रेशन से। ओके, और लिमिट जो दिया रहेगा, जैसे अगर मेरे को इनिशियल 0 से L तक पूछना है तो यहाँ पे 0 से L आएगा और यहाँ पे भी क्या चलेगा बच्चों? 0 से L। ये कंसेप्ट समझा बेटा? तो फॉर कि विच बॉडी बच्चों डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ये कंटिन्यूस बॉडी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर यहाँ पे YCM पूछा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करेंगे बच्चों? Y से, ठीक है। RCM पूछा तो क्या करेंगे? x को किससे रिप्लेस करेंगे? R से। ZCM पूछा तो किससे क्या होगा? Z को किससे रिप्लेस करेंगे बेटा? ओके, x को किससे रिप्लेस करेंगे? Z से। नाउ क्वेश्चन इज गिवन ओवर हियर, द लीनियर डेंसिटी दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। I repeat once again, the linear density, that is mass per unit length of a rod of length L, is given by lambda is equals to lambda naught 1 plus x upon L. Where lambda naught is constant, but lambda is not constant. Lambda naught is constant, but where lambda naught is constant, but lambda is not constant. ठीक है ना? lambda change हो रहा है with respect to x. ठीक है ना बेटा? देखो ना, पहले x का वैल्यू 0 है तो इसका वैल्यू आ रहा है लैम्बडा नॉट, क्योंकि कैंसिल होगा। जब x का वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा बच्चों? 1, मतलब 1 प्लस 1 अपॉन L ना बेटा। ओके, मतलब अगेन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जब x का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा, 1 प्लस 2 अपॉन L, ऐसे बढ़ते जाएगा। जब x का वैल्यू क्या होगा? L होगा ना, तो 1 प्लस L अपॉन L कैंसिल होगा, तो 1 प्लस 1 होगा। 1 प्लस 1 कितना होगा बेटा? 2, तो 2 लैम्बडा नॉट, मतलब लैम्बडा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है। Where lambda naught is constant and x is the distance from the left end. Find the total mass of the rod and locate center of mass. मतलब हमें total mass find करना है, that is integration DM find करना है, and we have to locate its center of mass. क्या locate करना है बेटा? Center of mass. तो कैसा बनेगा? ध्यान देना बेटा। Where x is the distance from the left end. Suppose अभी left end हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जैसे ये हमारा rod है, ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है क्योंकि इसका लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है बेटा। क्लियर विद दिस? ओके, तो वी हैव टू लोकेट सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस पॉइंट। सपोज ये पॉइंट से हमको सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, ठीक है ना बेटा? ओके, x इज द डिस्टेंस। नाउ कैसे करेंगे? जब भी कंटिन्यूस बॉडी इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट है, कैसे करने का? फर्स्ट है, गो टू x, टेक अ छोटा अमाउंट, बराबर है ना? बराबर है, हमेशा याद रखने का। ओके, इसका लेंथ कितना लेगा? dx, इसका मास कितना रहेगा? dm। गो टू x, कितने डिस्टेंस पे जाने का बेटा? x डिस्टेंस पे जाने का। ओके, और एक इन्फिनिटेसिमल छोटा सा पार्ट लेने का, ठीक है ना बच्चों? ओके, जिसका लेंथ कितना? dx है, ये वाले, और उसका मास कितना? dm। हमने सर्कुलर मोशन में कुछ ऐसे सम देखे हैं। क्लियर है? समझ रहे हो कैसे? गो टू x,
ठीक है, क्योंकि जो रॉड है ना बेटा ये क्या बना है, ये छोटे 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 टुकड़ों से बना है, तो हम क्या करेंगे उसमें से कोई भी एक टुकड़ा उठाएंगे जिसका लेंथ कितना, ये टुकड़े का लेंथ कितना dx है और मास कितना dm है। ठीक है, अब पे अटेंशन हो भैया, अगर हम फुल रॉड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फुल रॉड की, तो उसका मास कितना m है, कब, जब पूरा लेंथ l है यहाँ से यहाँ तक। ओके, इसका मास कितना है बेटा dm है, कब, जब लेंथ कितना dx है। क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे चलेगा, दैट इज m इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई डी एम। ये फर्स्ट स्टेप समझा बच्चों। ओके, तो हमें अगर dm चाहिए, सो व्हाट इज dm का वैल्यू बच्चों, dm कैन बी रिटन एज m अपॉन एल मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। ओके, अभी जो m अपॉन एल है ना, दैट इज, इससे हम कहेंगे लैम्बडा, दैट इज लीनियर डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अगर यहाँ पे एरिया होता ना तो उसे हम कहते हैं सरफेस डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया। अगर यहाँ पे v होता ना तो उसे हम कहते हैं वॉल्यूम डेंसिटी, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो लैम्बडा मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा बच्चों, dx, ये किसका वैल्यू है, dm का। ठीक है, ओके, नाउ यहाँ पे ना इन दिस क्वेश्चन हमें दोनों पूछा है, सेंटर ऑफ मास भी पूछा है और मास भी पूछा है। तो पहले मास के लिए क्या करेंगे, तो टोटल मास इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग छोटो मास। कहाँ से, छोटे मास का ओरिजिनल वैल्यू कहाँ था, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से कब तक चलेंगे बच्चों, L तक। तो छोटे मास के लिए कहाँ से चलेंगे, 0 से कब तक चलेंगे बच्चों, L तक। ठीक है, दैट इज 0 से L। ओके, व्हाट इज इंटीग्रेशन dm, दैट इज लैम्बडा मल्टीप्लाई बाई dx। ओके, दैट इज 0 से कब तक चलोगे बच्चों, L। व्हाट इज लैम्बडा का वैल्यू, लैम्बडा नॉट विच इज कांस्टेंट, 1 प्लस एक्स अपॉन एल मल्टीप्लाई बाई क्या होगा बच्चों, dx। ठीक है, कोएफिशिएंट कोई है तो उसको बाहर निकालो, 0 से कब तक चलोगे, L तक, 1 प्लस एक्स अपॉन क्या मिलेगा, L, और यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, dx, दैट इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट। ठीक है, इंटीग्रेट करते, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x, और x अपॉन एल का इंटीग्रेशन कितना मिलेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन एल, क्योंकि l कोएफिशिएंट है तो उसमें हमने कुछ नहीं किए। ठीक है, x का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या डिवाइड होगा बच्चों, 2, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, l तो ऑलरेडी नीचे था, और इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कब से कब तक चलेगा, 0 से कब तक चलेगा बच्चों, L तक। ये समझ रहा है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन लोअर लिमिट क्या बेटा, 0, तो इफ यू पुट 0 पूरा टर्म 0 ही होने वाला है। सो बेसिकली हमको सिर्फ अपर लिमिट पुट करना है, लोअर लिमिट तो 0 ही। व्हाट इज अपर लिमिट, L प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2L, ये L ने L को मार दी, तो L प्लस एल बाई टू। व्हाट इज L प्लस एल बाई टू, 3L/2। तो ये क्या मिलेगा, लैम्बडा नॉट मल्टीप्लाई बाय क्या मिलेगा, 3L/2, दैट इज इक्वल टू 3 लैम्बडा नॉट L/2। ये हमारा मास है, टोटल मास ऑफ द रॉड। क्लियर है। ओके, नाउ बेसिकली हमें यहाँ पे मास नहीं, हमें यहाँ पे मास तो पूछा है था। अब इंपॉर्टेंट फाइंड क्या करना है हम लोग को यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, हाउ टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बेटा। हाउ टू कैलकुलेट XCM, इट इज एक्स सेंटर ऑफ मास कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाई dm फ्रॉम 0 से L, डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चों, अपॉन समेशन को रिप्लेस किया मैंने किससे, इंटीग्रेशन से, अपॉन 0 से L इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक है, ऊपर x इंटू dm और नीचे क्या आएगा, dm, क्योंकि वहाँ पे नीचे क्या आ रहा था बच्चों, समेशन ऑफ सारे मासेस का समेशन ना, सारे मासेस का इंटीग्रेशन, टोटल इंटीग्रेट करेंगे। कंटिन्यूअस बॉडी के लिए हमेशा इंटीग्रेशन याद रखने का। ओके, अब ये तो हमने फाइंड करके रखा है, इंटीग्रेशन dm 0 से L कितना है, 3 लैम्बडा नॉट L/2, तो उसके हम डायरेक्ट पुट करेंगे, नहीं तो सॉल्व करने का। ठीक है, जब ये फाइंड नहीं करते तो वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो हमें पता है। ठीक है, अब x इंटू डी एम, वॉट इज x इंटू डी एम, एक्स इंटू डी एम, एक्स को x ही रखेंगे, जस्ट रिप्लेस dm, तो 0 से लेके कब तक चलेगा, L x। व्हाट इज बच्चों dm का वैल्यू, dm का वैल्यू क्या है, लैम्बडा इंटू डी एक्स, बराबर है ना बेटा, तो दिस इज लैम्बडा मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। ओके, अपॉन आई डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन dm, दैट इज 3 लैम्बडा नॉट L/2। ओके बच्चों, यस सर। अब ध्यान देना बेटा, दैट इज 0 से L x इंटू, आई एम रिप्लेसिंग लैम्बडा, लैम्बडा को इसे रिप्लेस करेंगे बेटा। व्हाट इज लैम्बडा का वैल्यू, लैम्बडा नॉट, दिस इज लीनियर डेंसिटी, लैम्बडा नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन एल इंटू क्या होगा, डी एक्स, द होल डिवाइड बाय 3 लैम्बडा नॉट L अपॉन क्या होगा 2। एनी डाउट। अब लैम्बडा नॉट कोएफिशिएंट है, कोई है तो उसको बाहर निकालो, तो लैम्बडा नॉट हमारा कहाँ पे आएगा, बाहर आएगा। ठीक है, 0 से L, पहले सबको मल्टीप्लाई करो, x इंटू 1 कितना होगा बच्चों, x इंटू एक्स कितना होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन L
इंटू क्या होगा डी एक्स द होल डिवाइड बाय किससे डिवाइड होगा 3 लैम्बडा नॉट एल अपॉन 2। क्या लैम्बडा नॉट ने लैम्बडा नॉट को मार दी? हाँ सर। ओके अब ध्यान देना बेटा, अब x का पावर 1 है तो इंटीग्रेशन क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पावर 2 है तो इंटीग्रेशन क्या मिलेगा x3 अपॉन 3 होल्डेड बाय एल। भाव बढ़ाओ टोपी गिराओ, याद है ना बच्चों? ठीक है, ऑलरेडी एल तो नीचे ही था, कब तक 0 से एल तक, और नीचे वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा, दैट इज 3l अपॉन 2। ठीक है, अब पुट करते हैं, एक बार अपर लिमिट फिर एक बार लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट हो क्या होने वाला है 0 ही होने वाला है। अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट कौन है l, हम यहाँ पे साइड में लिखते हैं, कितना मिलेगा बच्चों, दैट इज l² 2 प्लस यस l3 बराबर है ना बेटा, ये कितना मिलेगा l², ठीक है, अपॉन कितना होगा 2 और ये l3 अपॉन 3l, ये हमारा न्यूमरेटर का टर्म हो गया। अब डिनोमिनेटर में कौन है 3l/2, यस सर नो, यस सर, एक l ने एक l को मार दी तो यहाँ पे l² बचेगा, और दोनों में कॉमन कौन है l², व्हाट वी हैविंग 1/2 प्लस 1/3 द होल डिवाइडेड बाय 3l/2। अगेन ये l ने l को मार दी, क्रॉस 3 1 जा 3 2 1 जा 2 3 + 2 5, दैट इज l मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन, मैं इसको ऐसा लिखो चलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होल डिवाइड बाय 3/2 बराबर है ना बेटा। तो ये 2 ने 2 को मार दिया, ये 3 नीचे के क्या होगा मल्टीप्लाई, तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा 5l अपॉन, ये 3 मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ तो कितना मिलेगा 9। व्हाट इज फाइनल आंसर 5l अपॉन 9। तो यहाँ से कितने दूरी पे हमारा सेंटर ऑफ मास 5l अपॉन 9 की दूरी पे, ये कॉन्सेप्ट समझा। तो जब भी हमारे कंटिन्यूस बॉडी के सम आएंगे जहाँ पे लीनियर डेंसिटी, अगर लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट होता ना, मतलब जैसे लैम्बडा ये कांस्टेंट होता, समझ रहे हो, इट इज नॉट अ, ये लैम्बडा नॉट यहाँ पे क्या है बच्चों एक्स का फंक्शन है ना, मतलब एक्स चेंज होगा, जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाओगे तो लैम्बडा चेंज हो रहा है, लैम्बडा बढ़ रहा है तो मास भी बढ़ेगा कि m = लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय l, ठीक है ना बच्चों। ओके, बट अगर ये क्या होता, अगर लैम्बडा कांस्टेंट होता है यहाँ पे तो लीनियर डेंसिटी इज कांस्टेंट, मतलब रॉड इज यूनिफॉर्म, तो डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता बच्चों, एट द सेंटर पे l/2 पे, बट सिंस इट इज नॉट कांस्टेंट देयरफॉर सेंटर ऑफ मास इज नॉट लोकेटेड एट द सेंटर, ठीक है ना। तो उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करने का कंसेप्ट समझा बच्चों, यस कॉपी इट डाउन। Okay, next sum. A question asked in JEE AIEEE 2008. A thin rod of length L lying along x-axis with its end at x = 0 and x = L. Its linear density, that is mass per unit length, जिसे हम लाइक कहेंगे लैम्बडा, they varies as lambda is equal to k x upon L the whole raised to n. लास्ट टाइम लैम्बडा का वैल्यू कुछ और था, यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू कुछ और है, वेयर k is constant and n, ये जो लिखा है ना बेटा n, क्या बोला है, n कैन बी 0 और एनी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नहीं, n कैन बी 0 एंड एनी पॉजिटिव नंबर इफ द पोजिशन ऑफ XCM, मतलब XCM ऑफ सेंटर ऑफ मास इज प्लॉटेड अगेंस्ट n, मतलब ग्राफ प्लॉट करना है किसका, सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू n, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे 4 अलग अलग ग्राफ दिए बच्चों। फर्स्ट ग्राफ हम लोग को ऐसे बोले, ऑप्शन यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ऑप्शन कैसे कैसे दिए, ये कुछ ऐसे ऑप्शन दिए, पहले ध्यान दो बच्चों, ये ऐसा ऑप्शन दिया, ये फर्स्ट ग्राफ है। अगर आपने XCM का ग्राफ प्लॉट किया विद रिस्पेक्ट टू क्या बच्चों n के साथ। सेकेंड जो ग्राफ दिया ना बच्चों वो कुछ इस तरीके से दिया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक L वैल्यू है और यहाँ से लेके यहाँ तक L/2 वैल्यू है, एक ग्राफ ऐसा नीचे डिक्रीजिंग दिखा है। नेक्स्ट जो ग्राफ दिया ना बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, इट इज लाइक दिस, ओके, तो ये ऐसे है तेरा, ये ऐसे z उल्टा जाके ऐसे बढ़ रहा है, ये L/2 से लेके L, ओके। नेक्स्ट जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दिया उन्होंने, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, ये अपना L/2 है और ये कितना है बेटा L, ओके, ग्राफ ये ऐसा ग्राफ है। तो कौन सा चारों में से कौन सा ग्राफ सही है, ओके। डायरेक्टली हम लोग ग्राफ प्लॉट करना है किसका, सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू n, ये n ना, वेर n इज पॉजिटिव नंबर और कोई भी एक नंबर ही है, इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे बच्चों, क्या फॉर्मूला, सर ने क्या कहा,
फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें डीएम पता होना मांगता है। डीएम का वैल्यू क्या होगा बच्चों? डीएम इज नथिंग बट लैम्डा मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। ये पता है ना कैसे? डीएम दैट इज एम अपॉन एल का वैल्यू कितना होता है? लैम्डा ना, मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा ना बेटा, दैट इज एक डीएम और डी एक्स। तो डीएम अपॉन डी एक्स कितना होगा बच्चों? लैम्डा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट वही है, गो टू एक्स, एक छोटा पार्टिकल ऑफ मास कितना बच्चों? डीएम। ठीक है, जिसका लेंथ कितना था? dx था। कितने डिस्टेंस पे था? x डिस्टेंस पे था। तो ये तो हम लोग को याद ही रखना है, डीएम का वैल्यू लैम्डा dx होगा। ठीक है, सो व्हाट इज डीएम इज इक्वल लैम्डा का वैल्यू कितना बेटा? यहाँ पे k x अपॉन l द होल रेज टू n मल्टीप्लाई बाय dx। ओके, नाउ विल कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास। ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हाउ टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ओवर हियर। ठीक है, क्या फॉर्मूला है बच्चों xcm का? xcm इज गिवन बाय डायरेक्ट फॉर्मूला, बोल बेटा, x मल्टीप्लाई बाई डी एम। कहाँ से? 0 से l, बिकॉज हमारा लेंथ 0 से l तक चल रहा है। और नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे? इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे क्या आएगा? सिर्फ डी एम फ्रॉम 0 से लेके l। ठीक है, ध्यान देना बेटा, दैट इज नथिंग बट 0 से लेके l x मल्टीप्लाई बाई डी एम का वैल्यू कितना है बेटा? डी एम इज नथिंग बट k मल्टीप्लाई बाय क्या है बच्चों? x अपॉन l द होल रेज टू n मल्टीप्लाई बाई डी एक्स द होल डिवाइड बाय इंटीग्रेशन 0 से l dm का वैल्यू। व्हाट इज dm का वैल्यू? k मल्टीप्लाई बाय x अपॉन l द होल रेज टू n इंटू डी एक्स। ओके, ना देखो यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे x है और यहाँ पे x नहीं है। ठीक है, अब देखो k तो कांस्टेंट ही है, कोएफिशिएंट ही है, तो उसको तो बाहर ही लेने वाले हो। यस सर। अब ध्यान देना, दोनों में कॉमन क्या आएगा? k कॉमन आएगा, कोएफिशिएंट है। और कौन? देख, ये जो n है ना, हम लिखते कैसे? यहाँ पे ध्यान दो, ये k कॉमन आया, ये x है, ये n इसके पास भी जाएगा, तो x रेज टू क्या होगा? n, इसका पावर 1 है, इसका पावर n है, और नीचे क्या मिलेगा? l रेज टू n कॉमन ले लो, बिकॉज देखो ना a अपॉन बी द होल स्क्वायर है, तो क्या लिखते हैं बेटा उसको? a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हम दोनों को शेयरिंग करते हैं ना बेटा। ठीक है, तो ये n दोनों को क्या जाएगा? x रेज टू n अपॉन l रेज टू n, और l रेज टू n तो कोएफिशिएंट है, क्योंकि हमारा फंक्शन कौन है यहाँ पे? dx। ठीक है, द होल डिवाइड बाय कब से कब तक? 0 से कब तक चलेगा बच्चों? l तक। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी नीचे डिनोमिनेटर में कौन कॉमन आ रहा है? k और l रेज टू n बराबर है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? अगेन हमारा x रेज टू n, साथ में क्या आएगा? dx। यहाँ पे भी हमारा dx था। ठीक है, तो ये तो टर्म जरा कैंसिल होने वाला है, क्लियर है? अब इसका पावर 1 है, इसका पावर n है, तो दैट इज नथिंग बट 0 से कब तक चलेगा? l, x रेज टू कब तक चलेगा बच्चों? n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई dx द होल डिवाइडेड बाय, यस बच्चों, 0 से लेके l x रेज टू n मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा? dx। ओके, वेट, x रेज टू n है ना बेटा, इन्होंने क्या किया? x इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि x हमेशा पॉजिटिव है, यहाँ पे कहा गया है। ठीक है ना, तो या तो 0 या तो पॉजिटिव, क्लियर विद दिस। तो n, ये जो फॉर्मूला होगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? x रेज टू n का क्या फॉर्मूला है? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या लिखोगे? यस, न्यूमरेटर में क्या लिखोगे? x रेज टू n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। क्यों? प्लस 1 करोगे ना यहाँ पे, 1 प्लस 1 2, कहाँ तक? 0 से लेके कब तक चलोगे बच्चों? l तक, क्लियर है? द होल डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आएगा? x रेज टू n, बोलो, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। कहाँ से कहाँ तक चलोगे बच्चों? 0 से अगेन कब तक चलोगे बच्चों? l तक, क्लियर है? ओके, अब अपर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट 0 पुट करेगा, 0 रेज टू एनी नंबर कितना होने वाला है? 1। ठीक है, तो बेसिकली अभी यहाँ पे ध्यान दो बच्चों। ठीक है, किस तरीके से टैकल करेंगे ये सम्स को। ओके, अब क्या करोगे? अपर लिमिट कौन है? l रेज टू n बाई 2। ठीक है, अपॉन क्या मिलेगा? n बाई 2। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट कौन है? 0, तो पूरा टर्म 0 ही होने वाला है, द होल डिवाइड बाय होल, कोई भी नंबर रेज टू 0 1 होता है, बट 0 रेज टू n नंबर 0 ही होने वाला है ना। अब क्या है? नीचे कौन है? l, तो क्या मिलेगा? l रेज टू n प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में n प्लस 1, माइनस 0 ही करेगा। ठीक है ना? ओके, अब देखना बेटा, अब है ना, ये देख, डिवाइड का डिवाइड क्या होगा? उल्टा मल्टीप्लाई, तो l रेज टू n प्लस 2 अपॉन l रेज टू n प्लस 1, और ये n प्लस 1 कहाँ जाएगा? ऊपर, और n प्लस 2 कहाँ पे आएगा? नीचे, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2। समझ रहे हो बच्चों क्या किया? डिवाइड है ना, उल्टा मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब देखो, ये a रेज टू m अपॉन a रेज टू m, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों? m माइनस n, l रेज टू n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, लॉ ऑफ इंडाइसिस। ओके, और ये ब्रैकेट को कुछ ना करियो, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2, ये n ने n को मार दी, 2 माइनस 1 कितना होगा? 1,
तो हमारा जो एक्सीएम का वैल्यू होगा, एक्स सेंटर ऑफ मास, दैट इज n+1 अपॉन n+2, ओके, मल्टीप्लाई बाय एल। ये हमारा एक्सीएम का वैल्यू है। किसका वैल्यू आया? एक्सीएम। ठीक है, अब ग्राफ कैसे प्लॉट करना है देखो। अब एन का वैल्यू हमारा स्टार्ट होता है 0 से, व्हेन n इज इक्वल टू 0, व्हेन n इज इक्वल टू 0 यू पुट 0 ओवर हियर, ये 0 तो 1/2 मिलेगा। तो जब n का वैल्यू 0 तो एक्सीएम का वैल्यू कितना बेटा? L/2, बराबर है। तो जब n का वैल्यू 0 है तो देखो ये है ना हमारा ग्राफ, एक्चुअली मैं यहाँ पे जो ग्राफ बोला है ये L/2 से ही है, ये भी L/2 से शुरुआत हो रही है, ये भी L/2 है, नीचे वाला पॉइंट ऊपर वाला पॉइंट L है, ये भी L/2 है, ये भी L, बराबर है बच्चों, ये भी L/2 है और ये भी कितना बेटा? L। क्लियर है? ओके, तो कंफर्म हो गया कि अभी ये ग्राफ तो चलने वाला नहीं है, बिकॉज हमारा जब n का वैल्यू 0 है, ये n का वैल्यू 0 है ना, तो हमारा वैल्यू क्या? L/2 है, बट यहाँ पे वैल्यू क्या जा रहा है? L। तो या तो मेरा ये दोनों में से कोई ग्राफ या तो ये ग्राफ दिखेगा। ये ग्राफ तो कब चलेगा? जब n, ये L एक्सीएम कांस्टेंट होगा, बट एक्सीएम चेंज हो रहा है, n के हिसाब से चेंज हो रहा है ना बेटा। ये क्या है? कांस्टेंट है कि n का वैल्यू चेंज होगा तो एक्सीएम कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट वैल्यू है? L/2। कांस्टेंट वैल्यू रहने वाला नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जैसे n चेंज होगा तो एक्सीएम भी क्या हो रहा है हमारा? चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? चेंज। अगर यहाँ पे सिर्फ L/2 होता, आंसर सिर्फ L/2 आता तो ये ऑप्शन होता, बराबर है ना बेटा। तो ये हमारा ग्राफ चलने वाला नहीं है, बिकॉज ये कांस्टेंट है और एक्सीएम क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू n। तो ना ये दो ग्राफ तो एलिमेंट हो चुके। अब ये बचा और ये बचा। ओके, अब ध्यान देना बेटा। अब जब हम x का वैल्यू और बढ़ाएगा, ठीक है, तो सपोज n का वैल्यू मैंने कितना लिया? 1 लिया। कितना लिया बच्चों? 1। ठीक है, तो अब 1 पुट करो, 1 + 1 2, 1 + 2 3। तो एक्सीएम का वैल्यू कितना हो रहा है? एक्सीएम का वैल्यू कितना हो रहा है? यस, 2/3 L। ओके, 2/3 कितना हो रहा है? L। क्लियर है? तो अगेन मेरा ये ग्राफ भी नहीं चलने वाला। इन्होंने देखो ना, n बढ़ रहा है बट L/2 तो कांस्टेंट है, ऐसा थोड़ी है। जब L बढ़ रहा है, n बढ़ रहा है, तो ये क्या होने वाला है? ये ऊपर जा रहा है 2/3। देखो ना, L/2 मतलब 0.5 और 2/3 मतलब 0.6 ना, 0.67 के लगभग होगा और ये कितना होगा? 0.5L होगा और ये 0.67L होगा। ठीक है ना, मतलब ये क्या? एक्सीएम बढ़ रहा है ना, एक्सीएम बढ़ रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? n बढ़ने के हिसाब से ये तो स्टार्टिंग में कांस्टेंट थोड़ी है, तो ये ग्राफ में नहीं, तो बचा कौन सा? ये। तो दिस इज आवर ऑप्शन। ठीक है ना, और एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे। देखो देखो, ये समझा सेकंड केस। अब n का वैल्यू हम इन्फिनिटी लेंगे। क्या लेंगे बेटा? इन्फिनिटी। तो देख, ऊपर भी इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी ना। तो एक्सीएम का वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों? एक्सीएम का वैल्यू कितना मिलेगा? L मिलेगा। ये कब मिलेगा? कब मिलेगा? जब n इन्फिनिटी हो रहा है। तो देखो ना ग्राफ, तो ये कब तक चल रहा है? ये L का वैल्यू कब आएगा? जब n क्या होगा? इन्फिनिटी। इसलिए ग्राफ कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है और इनका मिलन कब होगा? इन्फिनिटी। ये समझा बेटा? तो एक्सीएम का वैल्यू L कब होगा? जब वैल्यू इन्फिनिटी पे पहुंचेगा ना, तो तब तक सिर्फ ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना दी? क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा? फोर्थ ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आस्किंग यही है, कंसेप्ट समझा कैसे करने का? क्लियर है? ओके, स्टॉप इट नाउ स्टूडेंट। स्टार्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। From a circular disc of radius r, another disc of diameter r is removed. Locate the center of mass of remaining portion. मतलब क्या कहा गया है? एक ऐसा सर्कुलर डिस्क है, इसका रेडियस कितना बेटा? r है। ये डिस्क में से हम और एक डिस्क रिमूव करेंगे इस तरीके से। ये डिस्क रिमूव करेंगे जिसका डायमीटर r है। ओके, क्लियर है? मतलब पहले हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से था, अब हमने उसमें से ये वाला पार्ट रिमूव किया, तो जब हमारा डायग्राम है कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो कंफर्म है पहले जो सेंटर ऑफ मास वो सेंटर पे ही होगा, बिकॉज डिस्क इज अ सिमेट्रिकल बॉडी, और जो भी सिमेट्रिकल बॉडी रहता है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहता है? सेंटर पे, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस। बट ये तो अनसिमेट्रिकल है, तो कंफर्म इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे शिफ्ट होगा? अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ पे किधर सेंटर ऑफ मास मिलेगा। ठीक है बच्चों? ओके, तो अभी फाइंड करना है कि ये वाले पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहां पे मिल रहा है। फर्स्ट सेंटर ऑफ मास कहां पे था बच्चों? ओरिजिन पे था। कहां पे था? ओरिजिन पे। अब सेंटर ऑफ मास थोड़ा अंदर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे कितना अंदर आ रहा है? यहाँ से सपोज x, तो वी हैव टू कैलकुलेट दैट x। वी आर फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन। आपको ये एंड से बोला होगा, कभी ये एंड से बोला होगा, वो कैसे करने का वो भी एक्सप्लेन करेंगे, बट पहले देखते हैं कि ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड किया जाता है। अब ध्यान दो बच्चों, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट ये सब सॉल्व करने के लिए हम लोग एक ही फॉर्मूला आना मांगते हैं, दैट इज एक्सीएम इज इक्वल्स टू m1 मल्टीप्लाई बाय x1 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाय x2 अपॉन m1 माइनस m2। जब भी ऐसे कंसेप्ट आते हैं ना बेटा, क्या कि कुछ पार्ट कहीं से रिमूव किया है, तो हमेशा माइनस यूज करने का। क्या यूज करने का? माइनस। व्हाट इज m1? m1 मतलब इनिशियल मास,
या फिर ओरिजिनल मास। व्हाट इज m1 बच्चों? m1 इज नथिंग बट विच मास बेटा? ओरिजिनल मास। तो ओरिजिनल मास इज m1, ठीक है। व्हाट इज m2? m2 ये वाला पार्ट जो रिमूव किया ना यहाँ पे, उसका मास। तो m2 इज नथिंग बट रिमूव्ड मास, रिमूव्ड मास, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे जो नहीं दिख रहा है, रिमूव किया, उसका मास। x1 ओके, दिस इज ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास, कहां पे था, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज x2? सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, ठीक है। दैट इज x2, ये याद रखना। तो m1 इंटू x1 माइनस m2 इंटू x2 अपॉन m1 माइनस m2, क्लियर है। अब बेसिकली किस तरीके से सम सॉल्व करने का यहाँ पे ध्यान देना। सब डिस्क की बात की है और यहाँ पे इसका रेडियस, ये जो बड़ा डिस्क है ना, इसका रेडियस कितना है बेटा? r है। और जो डिस्क हमने यहाँ से रिमूव किया ना बेटा, उसका रेडियस कितना है? उसका रेडियस r/2 होगा, क्योंकि उसका डायमीटर r है, दिख रहा है ना बेटा, उसका डायमीटर r है, तो उसका रेडियस कितना होगा? r/2, क्लियर है। उसका रेडियस कितना होगा? r/2। इसका रेडियस कितना r है, इसका रेडियस कितना होगा? r/2। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क, तो बेसिकली मास का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अभी अगर हम डिस्क को देख रहे हैं तो देखो ना बच्चों, ये डिस्क ऐसा था पहले, बराबर है। उसमें से आपने ये वाला पार्ट रिमूव किया, क्या दोनों का क्या सेम था? थिकनेस सेम था। और बोथ आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, तो उनका क्या सेम रहेगा? डेंसिटी सेम रहेगा, क्लियर है। तो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है कि दे आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, या तो हम ये जो पार्ट है उसमें से रिमूव कर रहे हैं, तो दोनों का मटेरियल क्या था? सेम था, तो क्या सेम रहेगा? डेंसिटी। तो रो तो सेम ही रहने वाला है। और वॉल्यूम का एक्चुअली में क्या होता है? वॉल्यूम इज नथिंग बट यहाँ पे डिस्क के केस में वॉल्यूम का मतलब क्या होगा? दिस इज एरिया और ये थिकनेस, तो दैट इज एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा? डेंसिटी। ये मास है, बट यहाँ पे थिकनेस भी कांस्टेंट और डेंसिटी ये दोनों कांस्टेंट है। क्यों? बिकॉज दे आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। और ये जो हमने जो पार्ट रिमूव किया वो डिस्क का ही है, तो जो डिस्क का थिकनेस होगा और रिमूव पार्ट का थिकनेस क्या रहेगा? सेम, बट दोनों का एरिया अलग होगा क्योंकि दोनों का रेडियस अलग है। तो क्या हम कह सकते हैं कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इफ मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर, बिकॉज एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर पार्ट है ना बेटा ऊपर से, ठीक है। अब तो क्या इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर? हाँ सर। अब ओरिजिनल मास m1 का वैल्यू अगर हम m ले रहे हैं, क्या ले रहे हो बच्चों? m, तो m2 का वैल्यू कितना होगा? m2 का वैल्यू कितना होगा सर? m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ध्यान दो बेटा, तो यहाँ पे जो रेडियस हो रहा है, पहले रेडियस r था, जो रिमूव्ड पोर्शन उसका रेडियस क्या है? जो पोर्शन रिमूव किया उसका रेडियस r/2 है। तो अगर रेडियस r/2 होगा तो मास क्या होगा बच्चों? m/4 स्क्वायर है ना बेटा, तो यहाँ पे r/2 का स्क्वायर, तो रेडियस अगर हाफ होगा तो ये क्या होगा? 1/4 होगा। ये उसका 1/4 होगा, क्यों? हाफ हो रहा है, स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है। अगर रेडियस डबल होता तो मास क्या होता? 4 टाइम्स होता स्क्वायर में। समझ रहे हो बच्चों? अगर यहीं पे रिंग होता ना तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि रिंग में हम लोग 1 डायमेंशन देखेंगे। और वहीं पे अगर स्पीयर होता ना तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, बिकॉज स्पीयर के लिए वॉल्यूम क्या लिखते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्पीयर में m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो अगर ये r/2 होता तो स्पीयर में वो क्या होता? r/8। स्पीयर का भी कॉन्सेप्ट हम करेंगे, बट बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं अभी डिस्क के लिए। ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट xcm, ध्यान देना बेटा अभी कंडीशन किस तरीके से। ओके, तो दैट इज हमारा xcm, x सेंटर ऑफ मास का वैल्यू क्या होगा? m1 मल्टीप्लाई बाय x1। x1 मतलब ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास। नाउ हम जो सेंटर ऑफ मास फाइंड कर रहे हैं ना बच्चों, वो ओरिजिन से फाइंड कर रहे हैं, तो x1 मतलब ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। x1 मतलब ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। जिस पॉइंट से आप फाइंड कर रहा हो ना, वहां से उसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना था? एक्चुअली में जो पहले सेंटर ऑफ मास था वो खुद ओरिजिन पे लाया हो रहा था, तो यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग? 0। क्या लिखेंगे बेटा? 0, क्लियर है। माइनस m2 का वैल्यू कितना? m/4 मल्टीप्लाई बाय x2। x2 मतलब जो रिमूव्ड पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर भी होगा, बिकॉज जो रिमूव्ड पोर्शन किया है वो डिस्क की है। हमने जो पोर्शन रिमूव किया वो डिस्क की है, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा। तो दिस इज x2, दिस इज x2 मतलब x2 मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम कहेंगे x2। क्या कहेंगे इसे? x2। क्लियर विद दिस? ओके, रिमूव्ड पोर्शन का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जिस पॉइंट से आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, हमें ये पॉइंट से सेंटर ऑफ मास फाइंड करना था, तो ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास खुद वो पॉइंट पे ला हो रहा था, इसलिए मैंने x1 का वैल्यू 0 लिखा।
ओके, जो रिमूव पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया हो रहा है, उसके सेंटर पे, मतलब यहाँ से कितना दूरी पे लाया होगा, यहाँ से r/2 के, क्योंकि देखो ये सर्कल है तो यहाँ पे r/2 होगा, तो ये यहाँ पे क्या आएगा बच्चों r/2, द होल डिवाइड बाय क्या फॉर्मूला है, m1 माइनस m2, m1 व्हाट इज m1, m माइनस m/4, एनी डाउट होगा ये, ठीक है, तो ये तो जीरो होने वाला है, ये क्या मिलेगा माइनस mr अपॉन 4 दूनी 8, ओके, 4 1 जा 4, 4 माइनस कितना होगा 3m/4, 4 1 जा 4, 2 जा ये 2 आके इसका मल्टीप्लाई होगा, m ने m को मार दी तो आंसर क्या आएगा माइनस r/6। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये ओरिजिन है ना, तो सेंटर ऑफ मास हमारा लेफ्ट की तरफ है, मतलब यहाँ से कितने दूरी पे रहेगा, यहाँ से r/6 की दूरी पे रहेगा, यहाँ से r/6 है, यहाँ से r/6, मतलब दिस x इज इक्वल टू r/6 फ्रॉम इधर से, ठीक है। अगर यहाँ से r/6 तो यहाँ से कितना रहेगा बच्चों, यहाँ से कितना रहेगा, यहाँ से 5r/6 रहेगा, कैसे, ओरिजिन है ना बेटा, ओरिजिन देखना ये पूरा r था, अगर यहाँ से r/6 है तो यहाँ से कितना होगा 5r/6, देखो ना 5r/6 प्लस r/6 r आएगा ना, ठीक है। कहीं से पूछ सकते हैं, अगर देखो ओरिजिन से पूछा है तो r/6 बराबर है, ये एंड से पूछा है तो 5r/6, अगर ये एंड से पूछेगा तो कैसे करोगे, ये r प्लस r/6, क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाया हो रहा है, न्यू सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, यहाँ से कितना r/6, यहाँ से पूछेंगे तो 5r/6, और यहाँ से पूछेंगे तो 7r/6, कैसे पता ना, r प्लस r/6, ओके। अब ओरिजिन से फाइंड करो, बाकी एंड पॉइंट्स आपको इजीली मिलेगा, ये हमारा फर्स्ट मेथड है, समझ रहे हो। बट वहीं पे अगर स्फीयर होता तो आप क्या करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, मास किसको प्रोपोर्शनल होता, किसको प्रोपोर्शनल होता बच्चों, यस, एनी आइडिया, वॉल्यूम को, ठीक है ना। अब ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट था, ठीक है। अब इसी को है ना बच्चों और एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे ध्यान दे बेटा, इतना बड़ा मेथड करने का जरूरत नहीं है, ये समझा बच्चों, कैसे करने का कंसेप्ट देखना। अब एक स्टेप में अगर आंसर चाहिए तो एक स्टेप में आंसर कैसे आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला XCM मल्टीप्लाई बाय एरिया, अगर डिस्क रहेगा तो एरिया, स्फीयर रहेगा तो वॉल्यूम, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल्स टू XCM इंटू एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ रिमोट पार्ट, x मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्या बोला बच्चों, रिमोट पार्ट, डायरेक्ट फॉर्मूला है। बट अगर यहीं पे स्फीयर होगा ना तो क्या होगा, यहाँ पे आप है ना एरिया के बेस पे क्या लोगे, वॉल्यूम लोगे, क्या लोगे बच्चों, वॉल्यूम, ठीक है। अब ये x है ना, x ये किसका सेंटर ऑफ मास, ये x सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमोट पोर्शन, ये फॉर्मूला याद रखना, x सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमोट पोर्शन, ठीक है। और कॉन्सेप्ट देखना नाउ, अभी डायरेक्टली मेरे को ये x फाइंड करना है, x ये मतलब ये वाला न्यू सेंटर ऑफ मास, ओके। तो एक स्टेप में कैसे करेंगे, देख, x सेंटर ऑफ मास, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट का एरिया क्या रहेगा, ये पूरे का एरिया माइनस ये वाला एरिया, ये पूरे का एरिया क्या था, पाई बड़ा आर का स्क्वायर, बराबर है, माइनस इसका एरिया को माइनस करेंगे ना, इसके एरिया को क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे, तो ये एरिया को माइनस करो, क्या मिलेगा, पाई मल्टीप्लाई बाय r²/4, क्योंकि पाई r² होता है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट का एरिया क्या हो गया, टोटल ओरिजिनल एरिया में से ये एरिया को रिमूव करके तभी तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया मिलेगा, तो ये वाला एरिया पाई r का स्क्वायर माइनस ये वाला एरिया पाई r/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। एक स्टेप में इज इक्वल्स टू XCM, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है, r/2, कहां से, ओरिजिन से, जिस पॉइंट से हमको फाइंड करना है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है, देखो ना बच्चों, अगर हमने ये पार्ट रिमूव किया यहां से, समझ रहे हो ना, तो इसका ये दिस इज x, क्या इसे x1 बोलो तो भी चलेगा, या x बोलो तो भी चलेगा, या r बोलो तो भी चलेगा, या x सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमूव पार्ट, रिमूव पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहां कितने पे लाया होता है, यहाँ से r/2 पे, क्योंकि ये वाले डिस्क के लिए ये जो डिस्क है ना जो रिमूव किया उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, तो यहाँ से दूरी कितना होगा, r/2, तो दैट इज x के प्लेस पे क्या आएगा, r/2, ठीक है ना बेटा, ओके। और एरिया ऑफ रिमूव पार्ट क्या होगा, r²/4, पाई r²/4, क्योंकि रिमोट पार्ट का एरिया क्या होगा, पाई r², लेकिन इसका रेडियस क्या है, r/2 का स्क्वायर r²/4, ठीक है ना। अब देखना ध्यान दे बेटा, तो XCM फाइनल जो फाइंड करने का हमको, पाई कॉमन दोनों में, r² माइनस r²/4 कितना होगा, 3r²/4 इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों, r/2 मल्टीप्लाई बाय पाई r² बाई क्या आएगा 4, तो पाई ने पाई को मार दी, r²/4 चला गया, 3 डिवाइड है वहां पे, मल्टीप्लाई वहां पे क्या होगा, डिवाइड, व्हाट इज XCM का वैल्यू, दैट इज r/6 डायरेक्टली, ओके। अगर आपको मास के टर्म्स में नहीं जाना है तो आप डायरेक्टली फाइंड करने का, ये फॉर्मूला याद रखने का,
एक्ससीएम मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल एक्ससीएम, मतलब दिस वी हैव टू फाइंड, बराबर है ना, इज इक्वल इसको x1 बोलो, x1 मतलब रिमोट पार्ट का सेंटर ऑफ मास। क्लियर है, समझ रहा है बेटा? ये कब मेथड अप्लाई करने का, जब आपको मास के टर्म्स में नहीं जाना, मैक्सिमम टाइम हम यही मेथड अप्लाई करके इजीली टैकल करेंगे, ठीक है ना। मतलब यहाँ से r/6 है तो ये एंड से कितना रहेगा 5r/6, वो एंड से कितना रहेगा 7r/6, तो जो पार्ट रिमूव किया वो एंड से पूछा रहेगा तो 7r/6, जो रिमेनिंग पार्ट है वो एंड से पूछा रहेगा तो 5r/6, और सेंटर से पूछा रहेगा तो r/6। सारे कंसेप्ट हम सेंटर से ही करेंगे और रिमूव पार्ट रिमेनिंग पार्ट कहीं से इजीली क्रैक कर सकते हैं, ओके। बट वहीं पे अगर ये स्पीयर होता, क्या होता सर, स्पीयर, ये तो आपने लिख लिया रहेगा, देखो ना यहाँ पे भी r/6 है, भी r/6 है, ठीक है ना बेटा, ओके। ये माइनस के इंडिकेट कर रहा है पीछे की तरफ। अगर स्पीयर होता तो मैं क्या करता था बच्चों, इतना बड़ा मेथड अप्लाई नहीं करते थे, हम क्या करते थे, एकदम सिंपल सा मेथड है, ध्यान देना बेटा। स्पीयर के लिए क्या होता था, स्पीयर में थिकनेस तो नहीं होता, डायरेक्ट मास वॉल्यूम पे प्रोपोर्शनल है। तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्ससीएम, क्या लिखते हैं बच्चों, एक्ससीएम मल्टीप्लाई बाय एरिया के बेस पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट, दिस इज फॉर स्पीयर, दिस इज फॉर स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट मल्टीप्लाई बाय एक्स सेंटर ऑफ मास, एक्स डैश और वॉल्यूम ऑफ रिमोट पार्ट। स्पीयर के लिए, किसके लिए बच्चों, स्पीयर के लिए, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू x1 वॉल्यूम ऑफ रिमोट पार्ट, ठीक है। तो ये हम लोग को कैलकुलेट करना है स्पीयर के लिए। देखो अभी यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, अगर ये स्पीयर होता तो एक्ससीएम तो एक्ससीएम ही होता जो फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ये स्पीयर है तो स्पीयर का वॉल्यूम क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस रिमोट पार्ट का वॉल्यूम। व्हाट इज ओरिजिनल वॉल्यूम, 4/3 पाई आर का क्यूब माइनस 4/3 पाई r/2 का क्यूब। रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस रिमोट पार्ट का वॉल्यूम इज इक्वल टू x1, उसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ से r/2 पे रहेगा, फिर वो स्पीयर हो या डिस्क होने दो, ठीक है ना बच्चों, ज्योमेट्री के हिसाब से तो r/2 पे रहेगा, तो ये क्या होगा r/2। वॉल्यूम ऑफ रिमोट पार्ट यही है ना, वॉल्यूम ऑफ रिमोट पार्ट क्या है बेटा, यहाँ पे जो लिखा है 4/3 पाई r/2 का क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी क्यूब आएगा, क्या आएगा बच्चों, क्यूब। क्लियर है, क्यूब दैट इज इक्वल टू एक्ससीएम जो फाइंड करना है। हम दोनों में कॉमन क्या लेंगे बच्चों, कॉमन क्या लेंगे 4/3, सो 4/3 पाई कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, r क्यूब माइनस यस कैलकुलेट r³ अपॉन 8, 2 का क्यूब 8 ना, यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों 4r, ओके, या फिर r/2 ही लिखो, इसे हम क्या लिखेंगे 4/3 पाई, यहाँ पे आएगा r³ अपॉन क्या मिलेगा 8, तो 4/3 पाई 4/3 पाई। ट्रू, व्हाट इज एक्ससीएम का वैल्यू 8 - 1 कितना होगा 7r³/8, ब्रैकेट को सॉल्व किया इज इक्वल्स टू r/2 मल्टीप्लाई बाय r³ अपॉन 8, ठीक है। तो ये r³ अपॉन 8 r³ अपॉन 8 क्या होने वाला है, कैंसिल, तो एक्ससीएम का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा r/14, दिख रहा है ना बेटा, ये 7 मल्टीप्लाई वहां पे क्या होगा डिवाइड है। क्लियर है, कुछ डाउट है यहाँ पे, r/ क्या मिलेगा बच्चों 14, ये कंसेप्ट समझा बेटा। ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है, कौन सा सेंटर ऑफ मास, फ्रॉम स्पीयर पूछा, तो यहाँ से कितना r/14, तो यहाँ से कितना रहेगा r - r/14, मतलब यहाँ से कितना रहेगा 13r/14, अगर ये स्पीयर का कॉन्सेप्ट आएगा तो फॉर स्पीयर। और ये जो सेंटर ऑफ मास है किसके लिए बच्चों, ये सेंटर ऑफ मास किसके लिए, दिस इज फॉर डिस्क एंड दिस इज फॉर स्पीयर। कोई डाउट है, जस्ट कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लेना एक बार, ठीक है, यस ओके। इसमें भी और अगर छोटा चाहिए ना तो भी कैसे करेंगे ध्यान देना बेटा, अगर डिस्क रहेगा ना, क्या रहेगा डिस्क, और r/2 पार्ट रिमूव किया है तो डिस्क के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बोलते हैं सर, r/2 तो लिखने का बिकॉज वो रिमूव पार्ट है ना, मल्टीप्लाई बाय डिस्क के लिए जो यहाँ पे है ना कौन 2, तो 2 का स्क्वायर -1 दैट इज क्या आएगा r, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 कितना होगा 3, तो आंसर क्या आएगा r/6 फॉर डिस्क। दिख रहा है बच्चों, ठीक है। और वहीं पे अगर स्पीयर बोलेंगे ना बच्चों, स्पीयर बोलेंगे कि पहले स्पीयर इतना था उसमें से क्या r/2 वाला पार्ट रिमूव किया है, कितना पार्ट रिमूव किया r/2, डायरेक्ट फॉर्मूला r/2 पार्ट रिमूव किया तो r/2 को लिखो, यहाँ पे कौन है बेटा 2, तो यहाँ पे स्पीयर के लिए 2 का क्यूब -1 दैट इज r अपॉन 2 का क्यूब 8, 8 - 1 7, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होगा r/14, तो सेंटर ऑफ मास वाज हियर r/14, क्या आ रहा है r/14 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर, फ्रॉम द सेंटर r/14 फ्रॉम द सेंटर फॉर स्पीयर एंड फॉर डिस्क r/6। याद रहेगा मेरे लिए एक एक स्टेप में, अगर आप ये सब नहीं करना है, इतना याद रहेगा ना तो भी आपका एक एक स्टेप में सम्स खत्म हो रहा है डिस्क के लिए
r/2 जो पार्ट रिमूव किया था 2 का स्क्वायर -1 स्फीयर के लिए r/2 क्योंकि r/2 पार्ट रिमूव किया था 2 का क्यूब -1 क्लियर विद दिस। ये सिर्फ r/2 के लिए कंसेप्ट चलता है, ठीक है। जस्ट कॉपी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना दिया बेटा 2 सेंटीमीटर, इज कट फ्रॉम अ डिस्क जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, मतलब यहां से लेके यहां तक, इसके सेंटर से लेके उसके सेंटर के बीच की जो दूरी है, मतलब ये सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है बच्चों, यहां से लेके यहां तक, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स कितना बोला बेटा 3.2। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 3.2। व्हाट इज द शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। जब बच्चों ये डिस्क नहीं होता, डिस्क की बात हो रही है बेटा, तो हम लोग को एरिया के कॉन्सेप्ट से जाना है। अगर स्फीयर होता तो किससे जाते हैं, वॉल्यूम। ओके, अगर ये डिस्क नहीं होता तो क्या सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाया होता ओरिजिनली, तो लेट ये ही हम ओरिजिन पकड़ेंगे, बराबर है बच्चों। अब क्या हो रहा है, ये पार्ट आपने रिमूव किया है तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये पार्ट रिमूव किया है तो मैक्सिमम मास इस तरफ है, तो सेंटर ऑफ मास उस तरफ शिफ्ट होगा जहां पे मैक्सिमम मास होगा, तो सेंटर ऑफ मास हमारा अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेट द शिफ्ट, लेट न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज दिस, बराबर है। और उसका वैल्यू क्या लेंगे हम, ये न्यू सेंटर ऑफ मास है जिसको हम बोलेंगे XCM। क्या बोलेंगे बच्चों, XCM, ठीक है। ये न्यू सेंटर ऑफ मास है। अब स्टार्ट कैसे करने का, सर ने जो ट्रिक दिया उसी के कंसेप्ट से स्टार्ट करने का, ठीक है। क्या बोला, XCM मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ कौन सा पार्ट, रिमेनिंग पार्ट, इज इक्वल्स टू x1 इंटू एरिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट। एरिया ऑफ कौन सा पार्ट बेटा, रिमूव्ड पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, बराबर है। एरिया ऑफ कौन सा पार्ट, रिमेनिंग पार्ट, इज इक्वल्स टू x1 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ इच पार्ट, रिमूव्ड पार्ट। ये हाँ ध्यान देना। अब किस तरीके से टैकल करेंगे, XCM, ये तो हमको फाइंड करने का है। व्हाट इज एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, पहले वाला एरिया क्या था, पाई, डिस्क है ना बेटा, दोनों का थिकनेस सेम रहेगा तो एरिया के पास ही जाना है। एरिया पहले वाले का एरिया क्या था पाई, बड़े वाले का रेडियस कितना है बेटा 6, तो पाई इंटू 6 का स्क्वायर दैट इज 36 पाई आर स्क्वायर ना, माइनस रिमेनिंग पार्ट का एरिया क्या होगा, पूरे पार्ट का एरिया माइनस ये वाला एरिया, रिमूव पार्ट का एरिया क्या होगा, पाई मल्टीप्लाई बाय इसका रेडियस कितना है, स्मॉल डिस्क का रेडियस कितना बेटा 2 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4। ये पॉइंट में कोई डाउट है, ठीक है। इज इक्वल टू x1 मतलब ये जो रिमूव्ड पार्ट है ना उसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट, तो रिमूव्ड पार्ट का सेंटर तो यहीं पे था, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट कितना दिया 3.2, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, क्योंकि जो ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास था उसी को हमने सेंटर बोर्ड, वही रेफरेंस पॉइंट था, वो रेफरेंस पॉइंट से ये वाले का सेंटर का डिस्टेंस कितना है 3.2, दैट इज इक्वल टू 3.2, बराबर है। रिमूव पार्ट का सेंटर ऑफ मास यहां पे लगा होगा ना, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास कितना है बेटा 3.2, दैट इज गिवन बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर्स इज 3.2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ रिमूव पार्ट। रिमूव पार्ट का एरिया क्या होगा बच्चों, ये वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, पाई मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर, रिमूव दैट इज कितना 2 है ना बेटा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, एंड आउट हो भैया, दैट इज इक्वल टू फाइनली XCM दैट इज 6 पाई माइनस 4 पाई कितना होगा बच्चों 32 पाई इज इक्वल टू 32 अपन इसको 10 लिखा तो भी चलता है, तो पाई मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बच्चों 4, तो पाई ने पाई को मार दी, 32 कैंसिल, व्हाट इज XCM का वैल्यू, इट इज 4/10, 0.4 सेंटीमीटर अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से कितना शिफ्ट होगा बच्चों 0.4 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस सेंटर, ठीक है। तो यहाँ से 0.4, तो यहाँ से कितना रहेगा 6 माइनस 0.4, 6 माइनस 0.4 मतलब दैट इज 5.6। देखो कितना इजी होगा, समझ रहे हो ना, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, इजीली कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। बस कॉपी इट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्फेरिकल कैविटी, ये छोटा सा पार्ट ऑफ रेडियस छोटा आर, मतलब बच्चों इसका रेडियस कितना दिया यहाँ से छोटा आर, ऑफ रेडियस छोटा आर, अ स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस स्मॉल आर, बराबर है बच्चों, ऑफ रेडियस क्या बोला यहाँ पे स्मॉल आर, इज कार्व्ड आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस क्या था कैपिटल आर, मतलब यहां से लेके यहां तक इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस कितना है बेटा कैपिटल आर, क्लियर है, ये रेडियस है, कैपिटल आर इज द रेडियस,
of this large sphere. ठीक है, resulting the distance of center of mass of the resulting body from that of the solid sphere. तो solid sphere का center of mass ओरिजिनली यहाँ पे था, तो जब ये पार्ट रिमूव करोगे तो यहाँ का तो मास यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ है, ये क्लियर समझ रहे ना बच्चों. तो मास ऑलरेडी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, लेट यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ, तो ये हम कहेंगे एक्सीएम. क्या कहेंगे बच्चों? एक्सीएम. ठीक है, ओके. अब हमको तो फॉर्मूला पता है. अब हमें बात किसकी हो रही है बच्चों? स्फीयर की बात हो रही है. तो स्फीयर के लिए हम किसके पास जाएंगे बच्चों? वॉल्यूम के पास जाएंगे. क्या फॉर्मूला कहता है वॉल्यूम का? एक्सीएम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट बराबर है इज इक्वल्स टू x1 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ रिमूव्ड पार्ट. XCM into volume of remaining part is equals to x1 into volume of removed part. x1 क्या बेटा? x1 is a distance of removed part के center of mass का distance from original center of mass. तो removed part का center of mass यहाँ पे ला बेटा, तो original center of mass यहाँ पे था, बराबर है बच्चों. removed part का center of mass यहाँ पे ला रहा है, तो ये दोनों के बीच का distance कितना रहेगा? सर दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट बड़ो आर माइनस छोटो आर. कैसे किया बेटा? देख बेटा, यहाँ से तक पूरा बड़ा आर है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये कितना आर है, तो ये पूरे बड़े आर में से ये आर निकालेंगे तो कितना होगा बच्चों? आर माइनस आर, बड़ो आर माइनस छोटो आर. ये कॉन्सेप्ट समझा? अब ध्यान देना बेटा. एक्सीएम, ठीक है, न्यू सेंटर ऑफ मास दैट इज एक्सीएम. वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम क्या रहेगा? पूरा वॉल्यूम. ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई ओरिजिनल रेडियस आर माइनस रिमोट पार्ट का वॉल्यूम. रिमोट पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई इंटू छोटे आर का क्यूब इज इक्वल्स टू x1. व्हाट इज x1 होगा? यो आर माइनस बड़ो आर माइनस छोटो आर. दिख रहा ना बेटा? रिमोट पार्ट का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट, ठीक है, दैट इज कितना है बेटा? बड़ो आर माइनस छोटो आर. एंड रिमोट पार्ट का वॉल्यूम यही है ना, रिमोट पार्ट का वॉल्यूम 4/3 पाई आर का क्यूब, छोटे आर का क्यूब. ओके, तो बच्चों दोनों में कॉमन कौन है? यहाँ पे एक्सीएम तो हमारा ऐसे ही रहने वाला है. यहाँ पे कॉमन कौन है? 4/3 पाई. यहाँ पे क्या बेटेगा? आर का क्यूब माइनस आर का क्यूब इज इक्वल्स टू आर माइनस आर. ओके, मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब. ये 4/3 पाई 4/3 पाई क्या होने वाला है? ठीक है. व्हाट इज एक्सीएम का वैल्यू? एक्सीएम इज इक्वल्स टू यस आर माइनस आर इंटू आर का क्यूब अपॉन बड़ो आर का क्यूब माइनस छोटे आर का क्यूब. तो यहाँ पे एक्सीएम बेटा न्यूमरेटर में हम ऐसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. क्या बच्चों फॉर्मूला आएगा? यस, यहाँ पे क्या आएगा? आर माइनस आर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर प्लस आर क्यूब. पता ना कौन सा फॉर्मूला? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये आर माइनस आर ने मार दी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों? आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस बड़ो आर छोटो आर, छोटे आर का क्या है बेटा? स्क्वायर. ये हमारा फाइनल आंसर है. ठीक है, एग्जाम में यहाँ पे माइनस दिया रहेगा तो समझ जाने का माइनस मतलब ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है. कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट साइड. ठीक है, तो प्लस और माइनस में अगर आंसर रहेगा ना तो माइनस में लिखने का, क्योंकि हमको क्या पूछा है? फ्रॉम द सॉलिड स्फीयर. और ये शिफ्ट लेफ्ट की तरफ हो रहा है ना, इसलिए माइनस. अगर राइट की तरफ शिफ्ट होता तो प्लस. ये वाला पार्ट अगर यहाँ पे होता तो शिफ्ट सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे होता, तो आंसर प्लस में लिखने का. बट मैग्नेट पूछा तो यही आएगा. समझा बच्चों? यस, कॉपी इट. यस, नेक्स्ट अगेन अ क्वेश्चन आस्किंग जी. ध्यान देना बेटा. Look at the drawing given in the figure which has been drawn with the ink of uniform line thickness. The mass of the ink used to draw each of the two inner circle, that is M. The mass of the ink used to draw the outer circle is 6M. इसका टोटल मास कितना? 6M है. ये दोनों इनर सर्कल के मास कितने बेटा? M. Okay. The mass of the ink used to draw the line segments, two line segments is M. इसका मास भी M है, इसका मास भी M है. ओके, नेक्स्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट आर आउटर सर्कल. आउटर सर्कल का जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0,0 है. इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, अगेन y कोऑर्डिनेट भी क्या है? 0. एंड मास कितना बेटा? 6M. ओके,
नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आउटर सर्कल 0,0, लेफ्ट इनर सर्कल. कौन बेटा? लेफ्ट इनर सर्कल. लेफ्ट इनर सर्कल का जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेफ्ट इनर सर्कल? -a, a, क्योंकि इसको उन्होंने ओरिजिन माना है. ओके, एक्सप्लेन करते हैं. नेक्स्ट, लेफ्ट के बाद राइट इनर सर्कल. राइट इनर सर्कल, राइट इनर सर्कल का कोऑर्डिनेट्स क्या है? e, a प्लस a, a. ठीक है. नेक्स्ट, वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन का सेंटर कहां पे लगा रहा है? वर्टिकल लाइन का सेंटर कहां पे लगा रहा है? 0,0. हर एक का सेंटर हमको पता है. ओके. हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का सेंटर कहां पे लगा रहा है? यहां पे क्या कहा है उन्होंने? 0, है. क्या कहा है? 0, है. द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द इंक. तो क्वेश्चन आस्किंग जी. ठीक है ना बेटा? 2009. ओके, नाउ पे अटेंशन ओवर हियर. नाउ अगर हम देखेंगे बेटा, तो ये तो ऐसे सिमेट्री नहीं है, जो पार्ट ऊपर क्या वही पार्ट नीचे नहीं, ऊपर आंख नीचे मुंह, ऐसा. तो इट इज नॉट सिमेट्रिकल ऑफ एक्स एक्सिस, तो इट इज सिमेट्रिकल ऑफ वाई एक्सिस. देखो, क्योंकि जो पार्ट यहाँ पे उतना ही पार्ट यहाँ पे दिख रहा है ना बेटा. एक सिमेट्रिकल फिगर अबाउट विच एक्सिस? वाई एक्सिस. तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लगा होगा? वाई एक्सिस पे लगा होगा ना. ये ना, ये बेटा बेसिकली अपना ओरिजिन है. वी नो हर एक का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लगा हो रहा है बेटा? हर एक का सेंटर ऑफ मास, ध्यान देना. ये हमारा वाई एक्सिस है. दिस इज विच वाई एक्सिस बच्चों? वाई. तो ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस. ठीक है. हमको क्या करना है? सेंटर ऑफ मास, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है. इसका मास एम है, इसका मास भी एम है, इसका मास भी एम है, इसका मास भी एम है. इसका मास 6m है, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लगा रहा है. इसका मास क्या बेटा? m, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लगा रहा है? लेफ्ट इनर सर्कल का -a, आउटर का a, वर्टिकल लाइन का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे खुद लगा रहा है, और इसका यहाँ पे. एकदम सिंपल है. हमको सिर्फ क्या फाइंड करना है बच्चों? YCM, वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है. ओके, एक्स तो नहीं फाइंड करना बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल, बट वाई एक्सिस. ओके, शुरू हो जाते हैं. चलो कैसा करेंगे सेंटर ऑफ मास का? m इंटू वाई कॉर्ड, वाई फाइंड करना है तो m इंटू वाई कोऑर्डिनेट. इसका मास 6m इंटू 0, 0 बराबर है. इसका मास m इंटू a, m a. इसका मास m इंटू a, दैट इज प्लस m है. ओके, नेक्स्ट m इंटू 0, 0. m इंटू माइनस a, तो ये 0 आएगा पहले. m इंटू माइनस a, माइनस m है. होल डिवाइडेड बाय सारे मासेस का एडिशन. 6m, m, 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 mm, 2m, 3m, 4m, 4m प्लस 6m कितना होगा बच्चों? 10m. तो ये ma छू, ma अपॉन 10m, m ने m को मार दी, तो फाइनल आंसर कितना होगा? a अपॉन 10. दिस इज सेंटर ऑफ मास किसका बच्चों? YCM. क्लियर विद दिस? तो कहाँ पे लगा होगा सेंटर ऑफ मास हमारा? a अपॉन 10 पे. ठीक है. यस, कॉपी टू. Yes, next question. What is given over here? ध्यान देना बेटा. Again, important question. Two plates. ये दो प्लेट्स, एक ट्राइंगुलर प्लेट है और एक कौन सा प्लेट है बच्चों? रेक्टेंगल. टू यूनिफॉर्म प्लेट्स ऑफ सेम थिकनेस. दोनों का थिकनेस क्या बेटा? सेम. एंड एरिया सेम थिकनेस एंड सेम एरिया, बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल. मतलब डेंसिटी डिफरेंट रहेगा. वन शेप लाइक एन आइसोसेलेस ट्राइंगल and the other shaped like a rectangle. They are joined together to form a composite body as shown in the figure. If the center of mass of the composite body is located at the midpoint of their common side, जो common side ये है, तो इसके midpoint पे final center of mass locate हो रहा है. ठीक है, clear है? The ratio between the masses of two triangle to that of rectangle. The ratio of masses of the triangle to that of the rectangle. ये पूछा है, मतलब मैं रेशियो पूछा है मासेस का. तो इसका मास हम m1 कहेंगे एंड इसका मास हम m2 कहेंगे. बराबर है. तो व्हाट दे आर आस्किंग इन दिस क्वेश्चन? m1 अपॉन m2. फर्स्ट क्या क्या दिया वो देखते हैं. दोनों का थिकनेस सेम है, दोनों का एरिया सेम है. अगर दोनों का एरिया सेम है तो क्या हम कह सकते हैं कि a1 इज इक्वल्स टू a2. ओके, क्लियर है ना? ओके, सपोज पे अटेंशन ओवर हियर. ये इसका लेंथ है और इसका ब्रेथ क्या होगा? b. लेंथ L हो गया, ब्रेथ क्या हो गया? B. ठीक है. इसका बेस कितना होगा? L होगा. जो इसका लेंथ है वही बेस होगा ना. ओके, और इसका जो हाइट होगा, लेट अस कॉल दिस हाइट एज h. क्या कहेंगे हाइट को? क्या कहेंगे बच्चों? h. ये हाइट हो गया. ठीक है. तो दोनों का एरिया सेम, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ इफ एरिया इज सेम,
तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ, किसका, रेक्टेंगल का, दैट इज A2 है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू क्या होगा बच्चों B, ये ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, यहाँ पे बेस कौन है बेटा, जो इसका लेंथ है उसका बेस है L, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज L ने L को मार दी, तो क्या मिलेगा h/2 इज इक्वल्स टू B, काम आएगा बाद में, ध्यान देना, ठीक है। नाउ देयर आस्किंग M1 और M2 का रिलेशन। अभी अगर हम इंडिविजुअली एक एक को देखेंगे, सपोज सिर्फ ये होता, कौन, ट्राइंगल, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया होता, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे इथे लाया होता, कहाँ पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ h/3, किया है ना बेटा हम लोग ने, वो सब फॉर्मूला बना के दिया था बच्चों, ठीक है ना बेटा, RST, ठीक है ना, HTC, क्लियर है। तो अभी ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है, बेस से कहाँ पे होता है, ऊपर h/3, ट्राइंगल के लिए h/3, अगर और कोन आएगा, कौन सा कोन, सॉलिड कोन में, हॉलो कोन के लिए भी h/3, सॉलिड कोन के लिए h/4 फ्रॉम द बेस, ओके। तो यहां से कितना होगा, h/3 लाया होगा, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, ओके। इंडिविजुअली बात करेंगे, और ये रेक्टेंगल का सेंटर पे लाया होगा, सेंटर में मतलब यहां से कितने पे, b/2, यहां से कितने, b/2 सेंटर पे ना बेटा, तो एक्चुअली जो फाइनल सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे ला हो रहा है, तो क्या मास रहेगा कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में यहाँ पे ला रहा है, दोनों का कौन से रेशियो में हमने मासेस को डिवाइड करके रखा है कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ला होने वाला है, ठीक है। तो फाइनल सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ला हो रहा है, बट रेक्टेंगल के लिए यहाँ पे ला होगा, तो ट्राइंगल के लिए यहाँ पे ला हो रहा है, सपोज दिस इज C1, ओके, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ला हो रहा है C2, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे, b/2 नीचे, ट्राइंगल क्या है, देखो ये ट्राइंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट विच एक्सिस, y एक्सिस, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे ला होगा, ऑन y एक्सिस, ठीक है। एंड रेक्टेंगल इज सिमेट्रिकल बोथ द एक्सिस, तो कहां पे ला होगा, ओरिजिन पे ला होगा, मतलब यहाँ पे बीच में ला होगा, b/2 पे, ओके। अब ध्यान देना, अब हमने क्या पढ़ा था, एक इंपॉर्टेंट, सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द डिस्टेंस इन द इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस, मतलब क्या पढ़ा था कि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, या r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, दोनों में से कोई भी एक है, मतलब mr इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब m1 मल्टीप्लाई बाय r1 इज इक्वल्स टू m2 मल्टीप्लाई बाय r2, देखो ना, मतलब इसका मास और इसका डिस्टेंस, इसके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम फाइनल सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू इसका सेंटर ऑफ मास और इसके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, फाइनल सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास किधर है, h/3 पे, इसका किधर है, b/2 पे, ये हमारा फाइनल सेंटर ऑफ मास है। तो m1 r1, व्हाट इज बच्चों r1, h/3, बराबर है ना, ट्राइंगल के लिए कितना रहेगा, h/3, ठीक है ना, कोन के लिए, सॉलिड कोन रहेगा तो h/4, ओके, हॉलो कोन रहेगा तो h/3, और रेक्टेंगल के लिए एट द सेंटर दैट इज b/2, m2, व्हाट इज m2 इंटू b/2, ठीक है बच्चों, नहीं डाउट होगा ये, बट b का वैल्यू वहां पे क्या है, सो m1 इंटू h/3 इज इक्वल्स टू m2 मल्टीप्लाई बाय b का वैल्यू कितना है बेटा, ये हाफ तो रहेगा ही रहेगा, b का वैल्यू कितना बेटा, h/2, तो h ने h को मार दी, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 3/4, m1 upon m2 equal to 3/4. That's the final answer. Air is lean against a smooth wall and is allowed to slip on a frictionless flow. Which figure represent the trace of its center of mass? मतलब सेंटर ऑफ मास ने कौन सा पाथ ट्रेस किया है, ये कौन सा फिगर हम लोग को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है ना बेटा, ABCD 4 ऑप्शन दिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, लैडर क्या आ रहा है, ऊपर से कैसे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ओके। तो विच फिगर एग्जैक्टली रिप्रेजेंट द ट्रेस ऑफ सेंटर ऑफ मास, एकदम सिंपल कंसेप्ट पे ध्यान देना बच्चों। सपोज अगर ये लैडर है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लगा, ये सेंटर ऑफ मास है, ओके, जस्ट ध्यान देना यहाँ पे। अभी क्या हो रहा है, ये लीन हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, अभी नीचे की तरफ आएगा ऐसा, बराबर है, तो उसने जो सेंटर ऑफ मास से जो पाथ फॉलो किया, क्या था, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे ऐसे आ रहा है, मतलब क्या ये पहले यहाँ पे था, दिख रहा है बच्चों, लाइक दिस, अब जब नीचे आया तो ये सेंटर ऑफ मास अपना यहाँ पे आया, उसने जो पाथ फॉलो किया रहेगा कुछ इस तरीके से फॉलो किया रहेगा, एग्जैक्टली नीचे तो नहीं आ रहा, दिख रहा है ना बच्चों, देखो यहाँ पे ये ऐसे था, अब यहाँ से जब नीचे आ रहा है ना बेटा, इनडायरेक्टली यहाँ से ऐसा, सेंटर ऑफ मास कौन सा पाथ फॉलो करेगा, इट लाइक दिस, पहले यहाँ पे था, ये जो वॉल हमारा यहाँ पे था ऐसा, बराबर है बच्चों, तो ये जब ऐसा
नीचे आ रहा है तो सेंटर ऑफ मास कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ये पाथ फॉलो करेगा, तो ऑप्शन क्या आएगा बच्चों हमारा ए। ठीक है, यस यस। विद दिस हमारे 3 टाइप के कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट सिस्टम, सेंटर ऑफ मास फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज एंड सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूस बॉडीज। कंटिन्यूस रहेगा तो गो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, डिस्क्रीट रहेगा तो समेशन, और सिमेट्रिकल रहेगा तो एट द सेंटर। या फिर सर ने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस बना के दिए थे, ठीक है, और बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, वर्कशीट्स में जो भी सम दिए रहेंगे वो एक बार अच्छे से सॉल्व कर लो, डाउट्स एंड ऑल रहेगा तो लेक्चर्स में क्लियर करेंगे। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट टाइम हम लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करेंगे कि जब सेंटर ऑफ मास मोशन में रहेगा तो किस तरीके से, तो जब पार्टिकल मोशन में रहेगा तो हाउ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट। ठीक है, टिल देन थैंक यू, बाय, टेक केयर।